विभागों के विभागाध्यक्ष भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो नहीं पहुंचे हैं वो भी अभी पहुंचने वाले हैं। मैं कार्यक्रम में विलंब न करते हुए वेद विभाग के छात्रों से निवेदन करता हूँ कि वो मंगलाचरण के लिए यहाँ आए हैं। वेद विभाग के छात्र मंगलाचरण के लिए यहाँ आए हैं। हिंदी विभाग से डॉक्टर रेखा कुमारी जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी मंच पर आए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरिः ॐ जज्जागरतो दोरघोदैत्यदैवतो सुप्तस्य तथैवैरि दोराङ्गमज्योतिरे कान्तान्वे मनः शिवशाङ्कल्पमस्तु भद्राङ्कारणे श्रेणोयामदेवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैः सृष्टो वाग्गो सस्तानो निर्व्याशे माहि देवहितं शतमेनो शनदो भान्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधियारेरिकदायुर्गन्धः आदितिर्योरादितिरान्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदिति पंच जना आदितिर्जातमादितिर्जानितवाम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं तकनीकी सहायक सावरपाल यादव जी से आग्रह करता हूँ और आप सभी से मेरा आग्रह है कि मूल गीत के लिए सभी एक बार खड़े होंगे।
कुलगीत के पश्चात मैं आदरणीय निदेशक महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे बीच डॉक्टर जगदीश गिरी जी, हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से पधारे हैं और आज विशिष्ट व्याख्यान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं उनके स्वागत सत्कार के लिए आदरणीय निदेशक जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच पधारे मुख्य वक्ता डॉक्टर जगदीश जी के स्वागत के लिए। स्वागत है हमारा अजन अनेक बल बल आया। हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे सह निदेशक जी और हमारे आदरणीय निदेशक जी स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर जगदीश जी का। युवा विद्वान जगदीश विद्वान जी, एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत है। इसके पश्चात केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के ऊर्जावान निदेशक आचार्य वाई एस रमेश सर के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए मैं हमारे यहाँ सह निदेशक पद पर आचार्य बोध कुमार झा जी से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे आदरणीय निदेशक जी का स्वागत सत्कार करें। एक बार जोरदार तालियों से। स्वागत की इस श्रृंखला में मैं आचार्य बोध कुमार झा जी के स्वागत के लिए निवेदन करता हूँ आचार्य विजेंद्र कुमार शर्मा जी से कि वे मंच पर आए और बोध कुमार जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली सबके लिए। बाहर जो विद्यार्थी खड़े हैं वो सभी अंदर आए और जो जा रहे हैं विद्यार्थी वो कहाँ जा रहे हैं? इनको सबको अंदर बुलाइए, सभी विद्यार्थियों को। आज हमारे बीच हिंदी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय से युवा विद्वान डॉक्टर जगदीश जी विशिष्ट व्याख्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। विशिष्ट व्याख्यान का विषय है रोजगार में हिंदी का योगदान। व्याख्यान शुरू होने से पहले हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि का मैं परिचय आपके सामने उपस्थित करता हूं। डॉक्टर जगदीश गिरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और न केवल हिंदी बल्कि हिंदी के साथ राजस्थानी में भी आप युवा कवियों में शुमार हैं। आपकी बहुत सारी कविताएं और कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने भक्ति काल पर विशेष शोध किया है और 2008 से आप राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित हैं और उसके पश्चात आपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी आपका चयन हो चुका था, लेकिन आपने हिंदी की सेवा के लिए और विद्यार्थियों के भले के लिए और उन्होंने इस सेवा का चयन नहीं करते हुए और इस सेवा का चयन जो आप देख रहे हैं कि हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। लंबे समय से जगदीश जी विभिन्न मंचों पर अपनी ओजस्वी वाणी से सभी का दिल जीतते रहे हैं और बहुत तर्कशील आलोचना के लिए भी जगदीश जी जाने जाते हैं और बहुत मुखर
अपने वक्तव्य के लिए भी जगदीश जी को बहुत याद किया जाता है। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि हमारे जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, मैं आदरणीय योगी जी के थोड़े से परिचय के लिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जयपुर परिसर में सर हमारे ऐसे 12 परिसर हैं पूरे भारत भर में। और उन 12 परिसरों में हिंदी विषय भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इसके साथ राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, ये विषय भी हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। जयपुर परिसर में हिंदी साहित्य के साथ अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास और कंप्यूटर का भी यहाँ अध्ययन करवाया जाता है। इन सभी विषयों में से एक विषय का चयन विद्यार्थियों को करना होता है। तो यहाँ संस्कृत के साथ-साथ जो आधुनिक विषय हैं, उनका भी यहाँ अध्ययन करवाया जाता रहा है। और उससे हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनको रोज़गार में भी बहुत अवसर मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो आपका जो उद्बोधन है, हमारे उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में रोज़गार की संभावनाएँ तलाश रहे हैं। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर जगदीश गिरी जी को यहाँ विशिष्ट व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर, आप आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष चंद्र जी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित विशिष्ट व्याख्यान में इस विश्वविद्यालय ने मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझ जैसे एक नामालूम से व्यक्ति को यहाँ ये अवसर मिला। मैं इस परिसर के निदेशक आचार्य श्री वाई.एस. रमेश जी, सह निदेशक आचार्य श्री बोध कुमार झा जी, हमारे मित्र डॉक्टर सुभाष चंद्र जी और इस प्रांगण में उपस्थित समस्त आचार्यगण और समस्त विद्यार्थी श्रोताओं, आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। संस्कृत विश्वविद्यालय में इतने तरह की दूसरे संकायों में अध्ययन हो रहा है, ये जानकारी मुझे अभी अभी मिली। मुझे मेरे जो धारणा थी वो ये थी कि यहाँ सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई होती है और हिंदी चूंकि राजभाषा है इसलिए हिंदी को पढ़ाया जाता रहा होगा। तो ये जान करके मुझे अच्छा लगा कि मेरी वाले विषय को भी सुनने के लिए विद्यार्थी तत्पर होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद बंध गई है। तो अब मुझे लगता है कि ये ठीक ही होगा और जो बातचीत मैं करूंगा तो मुझे लगता है आप लोगों को रुचिकर लगेगी, ऐसा मुझे विश्वास। साथियों, जो बिल्कुल युवा बच्चे बैठे हैं, मैं विशेषतः आप लोगों की तरफ अपनी बात रखना चाहता हूँ, आप लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ। ये जो हिंदी पखवाड़ा है, आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए संक्षेप में ये बता दूं कि भारत का जब संविधान निर्मित हुआ, विदेशी दासता से जब हमको मुक्ति मिली, तो ये तय हुआ कि जब अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजी भी चली जाएगी उनके साथ साथ, ऐसा सोचा। तो इस देश का राजकाज, सरकार का जो प्रशासन का जो काम है, राजकाज का जो काम है, ज्ञान विज्ञान के जितने जो अध्ययन अध्यापन के काम है, लेखन पठन के जो काम है, वो फिर किस भाषा में किए जाएंगे। यानी किसी भी देश की सरकार चलाने के लिए, राजकाज चलाने के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए एक कोई भाषा राजभाषा की तरह चुनी जाती है। तो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया था कि हिंदी को हम राजभाषा के रूप में चयनित करते हैं। मेरे ख्याल में जो पीछे बच्चे बैठे हैं वहां तक आवाज पहुंच रही होगी, ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा और ऊंची आवाज में बोलूंगा। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया और वह तिथि जब संविधान में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया वो 14 सितंबर थी, वर्ष था 1949, 49। उसी 14 सितंबर की याद में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी बतौर राजभाषा पूरे देश में प्रचलित हो, हर एक व्यक्ति उसको बोले, समझे, उसमें लिखे,
इसलिए उसका अधिक से अधिक प्रचार करना सरकार का उद्देश्य रहता है। तो एक पूरा पखवाड़ा, 15 दिन का एक पखवाड़ा सितंबर माह में मनाया जाता है। उसी पखवाड़े के अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे हिंदी भाषा के सिलसिले में, और कैसे हिंदी पढ़ करके हम लोग रोजगार हासिल कर सकते हैं। मित्रों, रोजगार पे बात करने से पहले थोड़ी सी बात भाषा के सिलसिले में कर लेनी चाहिए। आप लोगों ने, क्योंकि आप युवा हैं, बहुत लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा तो कम से कम फिल्म देखी होगी। तो 3 इडियट्स फिल्म में एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध था कि काबिल बनिए, कामयाबी तो अपने आप पीछे चली आएगी। हम काबिल बने तो कामयाबी की चिंता ना करें, काबिल बनने की बात करें। तो हिंदी में रोजगार हासिल करना है तो उससे पहले हमें लगता है कि भाषा के बारे में थोड़ी जानकारी हो। रोजगार तो अगर भाषा को जान जाएंगे तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हिंदी एक भाषा के तौर पे जब हम बात करते हैं तो मैं मनुष्य को मिली हुई सबसे बड़ी जो शक्ति है भाषा, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, पढ़ रहे हैं। आप जानते होंगे कि इस पूरी पृथ्वी में मनुष्य जैसे एक जाति है, एक जिसको एक स्पाइसिस जिसको कहते हैं, स्पीसीज जिसको कहते हैं, प्रजाति कहते हैं, उस तरह की करोड़ों प्रजातियां इस पृथ्वी पे मौजूद है। जीवों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, मनुष्य भी उसी तरह की एक प्रजाति है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर जिस तरह से मनुष्य ने अपना वर्चस्व कायम किया है, अन्य जीवों की तुलना में वो ज्यादा सुसभ्य हुआ है, सुसंस्कृत हुआ है, नए ज्ञान विज्ञान के खोज आविष्कार सब किए हैं। तो कभी आप लोगों ने ऐसा विचार किया होगा कि ऐसा क्या है, जैसे बाकी जीव जंतु इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं, विकसित होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं, मर जाते हैं, सभी सजीवों की यही स्थिति है। मनुष्य भी कमोबेश उससे भिन्न नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि करोड़ों वर्षों में इस यात्रा में मनुष्य जो है वो इस पृथ्वी का स्वामी हो गया, और अन्य जो प्रजातियां हैं वो आज भी कमोबेश वही है जहां से उनका उद्भव हुआ था। सबसे बड़ी शक्ति भाषा। यदि हम बाकी जीवों से तुलना करेंगे मनुष्य की, तो मनुष्य को केंद्र में ले आने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है भाषा। आपको लगेगा कि तो बाकी जीव जंतुओं के पास भी भाषा है, बाकी जीव जंतु भी कुछ कुछ तो उच्चारण करते ही हैं, लेकिन बाकी जंतुओं की भाषा में और मनुष्य की भाषा में जो मूलभूत अंतर है वो ये कि उनकी भाषा केवल निकट, जो पशु पक्षी आपस में निकटवर्ती जो हैं वो आपस में मौखिक संवाद थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और वो पूरा एक वाक्य की शैली में उनकी ध्वनियां हैं। मनुष्य की जो ध्वनि है, भाषा है, उसके पास बहुत सारी ध्वनियों का भंडार है। और आप गणित की भाषा में कहें तो उसके उन सारी ध्वनियों को जोड़ करके मिला करके अनंत शब्द बनाने की उसमें क्षमता है, और फिर अनंत शब्दों से अनंत वाक्य बनाने की, और इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ सृजित करने की क्षमता है, जो बाकी प्राणियों के पास नहीं है। इससे क्या फायदा होता है? इससे मुख्य फायदा ये होता है कि जब कोई प्राणी दूसरे प्राणियों से, जब आप याद करें कि मान लीजिए कि कोई सा भी एक प्राणी, जैसे हम हाथी की कल्पना करें, जब हाथी जन्म लेता है तो अपने निकटवर्ती हाथियों से जो कुछ सीखता है वह उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। जितनी भी वो भाषा सीख पाता है, जो ज्ञान सीख पाता है, वो भी बहुत समझदार प्राणी है, लेकिन जैसे ही उस जीव की मृत्यु होती है उसके साथ उसका सारा ज्ञान चल रहा, और हर पैदा होने वाले नए जीव को नए सिरे से उस ज्ञान का आरंभ करना। मनुष्य के पास एक अतिरिक्त सुविधा भाषा की वजह से ये पैदा हो जाती है कि आप जैसे ही भाषा सीख जाते हैं तो हजारों वर्षों की ज्ञान परंपरा हस्तामलक की तरह हो जाती है। एक बार वायुयान का आविष्कार करने में जितने साल लगे, हजारों साल की
प्रतीक्षा के बाद वायुयान का आविष्कार हुआ। उस वायुयान का आविष्कार करने में उतने साल नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिसर्च किताबों के जरिए, भाषा के जरिए, लिपि के जरिए सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति उन ग्रंथों का अध्ययन करके अपने जीवन काल में उन हजारों साल की साधना को तुरंत सीख सकता है। हालांकि ये मेहनत का काम है, लेकिन असंभव नहीं है। एक बार जब आपने रॉकेट बना लिया और वह रॉकेट गुरुत्वाकर्षण को भेदने की क्षमता जब मनुष्य ने सीख ली, तो अब हर नए पैदा होने वाले मनुष्य को उतना ज्ञान नहीं सीखना है, उसकी रिसर्च नहीं करनी है, उसको याद कर लेना है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जब मैं यहाँ खड़े होकर के बात करता हूं, तो मैं कम से कम भारतीय परंपरा में ही केवल बात करूं तो 5000 साल के ज्ञान का उत्तराधिकारी के तौर पे बात करता हूं। तो ये जो 5000 साल का ज्ञान है, वो हमें कुछ वर्षों में हासिल हो जाता है। और ये सबसे बड़ी कुव्वत, ये क्षमता हमें पैदा होती है, वो भाषा के जरिए होती है, जो बाकी किसी भी प्रजाति के पास उपलब्ध नहीं है। यहां से दूसरी बात करते हो, आप भाषा का महत्व समझिए। भाषा कितनी बड़ी ताकत है। अगर मनुष्य के पास भाषा ना होती, तो हम भी बाकी अन्य प्राणियों की तरह जन्म लेते, विकसित होते, प्रौढ़ होते और निकटवर्ती लोगों के संपर्क के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते। कोई विरासत हम पीछे छोड़ के नहीं जाते। तो भाषा जो है, सबसे जो केंद्रीय चीज है मनुष्य के पास, वो भाषा है, जिसने हमें इतना सक्षम बनाया। एक बात, भाषा के सिलसिले में जब हम ये बात करते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मसला है, वो है मातृभाषा। भाषा का एक रूप है मातृभाषा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा राजभाषा। तो राजभाषा और मातृभाषा तो अलग अलग बात है। मैं अभी थोड़ी सी बात मातृभाषा पे करना चाहता हूं। हर मनुष्य की एक मातृभाषा होती है कि मातृ, मां, वह भाषा जो मनुष्य अपनी मां से सीधे सीधे प्राप्त करता है। अद्भुत चीज है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कोई भाषा नहीं आती, उसे कोई भाषा नहीं आती। यानी भाषा का जो ज्ञान है, वो मनुष्य इसी दुनिया में आकर के अर्जित करता है, हासिल करता है। छोटा बच्चा कोई भाषा नहीं जानता, तो भाषा किससे सीखता है? सबसे पहले वो अपनी मां के संपर्क में आता है, उसका सबसे ज्यादा लगाव मां के साथ रहता है। तो मां की भाषा को वो केवल सुनता है। बच्चा शुरू के 6-8 महीने बोलता नहीं है, वो सिर्फ सुनता है। मैं सुनता के ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूं कि सुनना कितना महत्वपूर्ण है। आजकल का जो समय है, वो सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, एक यंत्र है, और 30 सेकंड की रील में सब कुछ देख लेना चाहते हैं। 1-1.5 मिनट का समय हमारे पास नहीं है। अगर कोई आधे घंटे का कोई व्याख्यान है, तो सुनने में बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं, बच्चा भाषा इसलिए सीख पाता है कि वो शुरू के 7-8 महीने निरंतर सुनता है। सुनना ज्ञान प्राप्त करने का, किसी भी चीज को सीखने का पहला माध्यम है। वो सुनता है। 7-8 महीने सुनने के बाद वो कुछ कुछ उच्चारण करता है, बहुत कम शब्द। ऐसे नहीं कि सीधे बोलते ही फर्राटेदार भाषा बोलना शुरू कर देता है, नहीं। इतना सुनने के बाद कुछ शब्द सीखता है, यानी बहुत मेहनत से वो भाषा को अर्जित करता है। और ये अर्जन की परंपरा, ये जो है, यह प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती है। यदि आप सचेत रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 8-10 साल का होने के बाद बच्चा सीखता नहीं है। हम लोग इस उम्र में, पढ़े लिखे लोग भी, अध्यापक भी, अगर वो जागरूक हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं, तो हर दिन सीखते हैं। हर दिन कोई ना कोई नया शब्द, कोई ना कोई नया वाक्य, कोई नया प्रयोग, कोई नई व्यंजना भाषा की, कोई नई ध्वनि सीखते हैं। तो सीखने की ये प्रक्रिया निरंतर चलती है, और इस तरह हम अपने भाषा के भंडार को समृद्ध करते हैं। बड़ा मुश्किल से ये भंडार कमाया जाता है, इसको कमाया जाता है, मैं ये कहना चाहता हूं। और यह कमाया हुआ भंडार बच्चा अपनी मां से सहज रूप में सीखता है।
इसके अलावा जब फिर वो अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, परिवार के सदस्यों से फिर वो पड़ोस में सीखता है, पड़ोस के बाद जब वो औपचारिक शिक्षा लेने जाता है तो वहां वो कोई भाषा सीखता है। यहाँ आकर के आप देखेंगे कि कुछ दूसरी भाषाएं भी सीखता है, लेकिन आप चाहे कितनी भी भाषाएं क्यों न सीख लें, जो भाषा आपने बचपन में 7-8 महीने निरंतर सुन करके और उसके बाद जीवन भर अपने परिवार पड़ोस में सुन करके सीखी थी, उस भाषा को बोलने, समझने, लिखने, पढ़ने में जितने सहज मनुष्य रहते हैं, वैसा सीखी हुई भाषा में कभी नहीं रहते। इसका बड़ा कारण है। इसका बड़ा कारण ये है कि जब वो बड़े होकर के सीखने लगते हैं, तो चूंकि उनके पास एक भाषा पहले से आ चुकी होती है, तो हर भाषा को वो अपनी मूल भाषा, मातृभाषा के बिंबों से समझता है। इसको मैं यूं कहूं कि जब आपको बताया जाए कि अंग्रेजी में कोई चीज दिखा के कि ये नोटबुक, तो जब कहा जाए नोटबुक, पहली बार आपको कहा गया नोटबुक, यदि आप हिंदी भाषी हैं, आपके दिमाग में नोटबुक को समझने के लिए जो शब्द आपके दिमाग में पहले से हैं, आप उससे उससे कोरिलेट इसको करते हैं। आप अगर इसको कॉपी कहते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा, कॉपी माने नोटबुक। आपके भीतर एक प्रक्रिया चलती है। यानी आप जब भी कोई नई भाषा सीखते हैं, वो आपकी मातृभाषा के साथ उसका कुछ न कुछ संबंध बनता है। इसलिए मातृभाषा आपके ऐसे ज़हन में आ जाती है कि उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको लगता ही नहीं कि हम कोई प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मातृभाषा का बड़ा महत्व है। जिन लोगों को, जिन बच्चों को मातृभाषा में पढ़ने का अवसर मिलता है, ज्ञान विज्ञान सीखने का अवसर मिलता है, वो किसी दूसरी भाषा की तुलना में जल्दी सीखते हैं। महात्मा गांधी के एक व्याख्यान में जो अब प्रकाशित है, उन्होंने एक लिखा कि मैं जब मैट्रिक पास हो गया, उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, तो मेरे समझ में आया कि मैट्रिक पास करने के लिए मैंने जितनी ज़हमत उठाई, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम से उस समय पढ़ाया जा रहा था, कि जितनी ज़हमत मैंने उठाई, यदि मुझे गुजराती माध्यम से पढ़ाया गया होता, तो वो बातें तो मैं 1 साल में ही सीख लेता। बाद में पता चला कि वो तो कुछ भी नहीं था, जो मैट्रिक तक मुझे, यानी 10वीं क्लास तक, उस समय मैट्रिक बोलते थे, 10वीं क्लास तक जो कुछ मैंने सीखने के लिए प्रयत्न किया, मैं बड़ा होने के बाद मुझे पता चला कि वो तो कुछ था ही नहीं। मुझे मुश्किल इसलिए लगता था क्योंकि मेरे पास अपनी भाषा नहीं थी। अगर वही बात मेरी मातृभाषा गुजराती में सिखाया गया होता, तो मैं वो चीजें तो तुरंत चुटकियों में सीख लेता। तो जब मनुष्य मातृभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा से सीखता है, तो उसे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पहले तो उसे भाषा सीखनी है, फिर उसे ज्ञान सीखना है। मातृभाषा के लिए उसे ये मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो सीख चुका होता है। इन 2 बातों के साथ अब मैं आज की बात, जो मुख्य विषय है, उस पे शुरू करता हूँ। साथियों, जब आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं, तो मन में हमेशा ये याद रखिए कि आपकी अर्जित की हुई भाषा है, और कई वर्षों से आपकी पीढ़ियों ने जो ज्ञान अर्जित किया, वह ज्ञान आपने बहुत सहज में हासिल किया हुआ है। और उस भाषा में सोचना, उस भाषा में विचार करना, उसमें लिखना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसलिए यदि आप हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि हमको इस भाषा के ज़रिए, तो मन में कभी संकोच नहीं लाना है, मन में कभी भय पैदा नहीं होना चाहिए कि दुनिया तो सब दूसरी भाषा सीख रही है, हम पिछड़ जाएँगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, यदि आप सीख सकते हैं तो दुनिया भर की सारी भाषाएँ सीखिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि जो मनुष्य जितनी ज़्यादा भाषाएँ सीखता है, उतना ही उसके दिमाग की प्रक्रियाएँ, जो प्रोसेस करने की, जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, वैसे दिमाग भी प्रोसेस करता है। आप जितनी ज़्यादा भाषाएँ सीखेंगे, उतने ही आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती चली जाती है, क्योंकि दिमाग को अलग-अलग प्रक्रियाएँ करनी पड़ती है। लेकिन यदि किसी को लगता है कि मुझे तो केवल हिंदी आती है, मुझे और भाषा नहीं आती, तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है, बहुत संकोच की बात नहीं है। हिंदी में आपके ज्ञान, विज्ञान, जीवन, सभ्यता, संस्कृति, करियर सब कुछ
आप हिंदी भाषा के जरिए कर सकते हैं, ये बताना मेरा मुख्य उद्देश्य था। अब यदि हम सोचें हिंदी के बारे में, तो चूंकि हिंदी राजभाषा है, राजभाषा होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरे देश में हिंदी विषय के तौर पे अनिवार्य रूप से पूरे देश में पढ़ाई जाएगी। राजभाषा होने का मतलब ये हुआ कि जितने विभाग हैं केंद्र सरकार के अधीन चाहे राज्य सरकार के अधीन, उन सभी विभागों में हिंदी का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इससे फायदा ये होता है कि हिंदी में जब इतने ज्यादा बोलने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले और विभिन्न कार्यालयों में प्रयोग करना जब अनिवार्य हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि रोजगार के अवसर तो अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रमुख जो बात है, मैं एक एक बिंदुवार कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। सबसे जो प्रमुख चीज है, चूंकि हिंदी का अध्यापन पहले त्रिभाषा फॉर्मूला था, पहले की जो शिक्षा नीति थी उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला था, जिसमें 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है, उसमें हिंदी भी पढ़ना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी विद्यालयों में भारत सरकार के, राज्य सरकार के अधीन जितने भी विद्यालय हैं उनमें हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो जाहिर है जब हिंदी पढ़ाई जाएगी तो फिर हिंदी पढ़ाने के लिए अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी हो, सब में हिंदी अनिवार्यतः पढ़ाई जाएगी। हिंदी पढ़ाने के लिए रोजगार की अनंत संभावनाएं हैं। प्राथमिक स्कूलों से लेकर के यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटीज भी केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भी हिंदी के विभाग खुले हैं। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इतने सारे देशों का व्यापार भारत के साथ चलता है, बिना हिंदी सीखे उनका काम नहीं चलता। जब पेप्सी जैसी कंपनी भारत में आती है तो उसको विज्ञापन बनाना पड़ता है, तो हिंदी में विज्ञापन बनाए बगैर उसका काम नहीं चलता। आपने सुना होगा ये प्यास है बड़ी, तो अंग्रेजी में विज्ञापन बनाने से काम नहीं चलता। पेप्सी, पेप्सी थी, पी गया। तो हिंदी का आदमी, एक अंग्रेज कंपनी को भी, एक अमेरिकन कंपनी को हिंदी के आदमी की जरूरत है। इतना बड़ा मार्केट है, आपको पेप्सी बेचनी है तो आपको हिंदी के लोगों को समझाना पड़ेगा। तो हिंदी को लोगों को समझाने के लिए, उनकी मानसिकता को समझने के लिए आपको हिंदी भाषी लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में हिंदी के विभाग खुल रहे हैं। तो प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, बल्कि नर्सरी कक्षाएं जिसको आप कहते हैं, वहां से लेकर के दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज तक पढ़ाने के लिए अध्यापन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। अब आपको उसके लिए योग्यता अर्जित करनी है। अलग अलग जगह पढ़ाने के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, लेकिन हिंदी के लिए जो सबसे मुख्य बात है, आप लोगों को अच्छी हिंदी, विशेष करके हिंदी का व्याकरण, हिंदी के अंदर रचना करना आपको आना चाहिए, वो तो जरूरी है ही। अब आप चाहें तो राजस्थान सरकार के अधीन नियुक्ति पाएं, केंद्र सरकार के अधीन जो नवोदय विद्यालय चलते हैं उनमें बहुत सारे टीजीटी, पीजीटी के पद आते हैं। इसी तरह दिल्ली सरकार के अधीन DSSSP करके जो उनका बोर्ड है, उनके अधीन बहुत सारे पद आते हैं। केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र सरकार के, उसके अंदर हिंदी अध्यापकों के बहुत सारे पद आते हैं। और देश भर की यूनिवर्सिटीज में तो है ही। सबसे अच्छी बात क्या है, मैं हिंदी के विद्यार्थियों को सबसे हिंदी पढ़ने का जो गुण बताता हूं वो ये है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हिंदी, अगर आप हिंदी के अध्यापक हैं तो चाहे आप जर्मनी में जाके पढ़ाइए, चाहे आप चाइना में जाके पढ़ाइए, आपको हिंदी में ही पढ़ाना है। यदि आप राजनीति विज्ञान के अध्यापक हैं मान लीजिए, और आपकी नियुक्ति तमिलनाडु में होती है, तो फिर या तो अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा या तमिल में पढ़ाना पड़ेगा। वहां राजनीति विज्ञान, यदि आप राजनीति विज्ञान के अध्यापक हैं तो। लेकिन अगर आप हिंदी के अध्यापक हैं तो आपका काम चल जाएगा। आपको दूसरी भाषा नहीं भी आती है, आप मणिपुर में जाके भी हिंदी में पढ़ा सकते हैं, आसाम में जाके भी हिंदी में पढ़ा सकते हैं, कश्मीर में जाके भी हिंदी में पढ़ा सकते हैं, कर्नाटक में भी हिंदी में पढ़ा सकते हैं। काम चलाओ, अंग्रेजी आती है तो ठीक है, नहीं भी आती है तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, हिस्ट्री, इतिहास का कोई अध्यापक है तो हिंदी के इलाकों में तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो गैर हिंदी प्रदेश में जाएगा, गैर हिंदी का मतलब जहां मातृभाषा हिंदी नहीं है,
सीखी हुई भाषा, उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू अंग्रेजी माध्यम में होगा। तो हिंदी के लिए ये सुखद है, अगर आपको अच्छी हिंदी आती है, थोड़ा बहुत काम चलाऊ ज्ञान भी आपको अंग्रेजी का है, तो आप दुनिया भर में हिंदी के अध्यापक हो सकते हैं, आपको बहुत परेशानी नहीं आने वाली है। ये तो सबसे मुख्य जो सबसे ज्यादा जो पद है जहाँ बहुत संभावना है, तो जिन बच्चों को लगता है कि मुझे तो अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है, मेरा काम नहीं चलता, आप तो हिंदी सीखिए, भरपूर सीखिए और अध्यापन के क्षेत्र को अपना टारगेट कीजिए कि मुझे तो टीचर बनना है, फिर आपको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका काम चल जाएगा। इसी तरह एक बड़ा क्षेत्र है जनसंपर्क का, पब्लिक रिलेशन अंग्रेजी में कहते हैं, जनसंपर्क हिंदी में। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जितने बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट, यूनिवर्सिटीज, सभी जगह एक विभाग चलता है जनसंपर्क का। जनसंपर्क का मतलब ये हुआ कि किसी भी संस्थान को अपने लोगों से, जिनसे उनका काम चलता है, उनसे यदि बात करनी है, तो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस संस्थान की बात को सार्वजनिक रूप से रख सके। एक तरह से प्रवक्ता कह सकते हैं। जैसे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता होते हैं, उसी तरह कंपनियों के भी प्रवक्ता होते हैं, उसी तरह विश्वविद्यालय में भी एक प्रवक्ता होता है, उसी तरह राज्य सरकार का भी एक हर एक जिले में प्रवक्ता होता है। उसको कहते हैं जनसंपर्क अधिकारी। जनसंपर्क के क्षेत्र में भी भरपूर संभावना है, क्योंकि ये बाजार का युग है, और बाजार का युग है, और भारत में और दुनिया भर के सब हिंदी जानने बोलने वाले लोगों की संख्या गिन लें तो आप समझ लीजिए कि 70 करोड़ के लगभग बैठती है। 60-70 करोड़ लोग हिंदी भाषा में उनको यदि कुछ बताया जाए तो वो सुनते हैं, समझते हैं, भारत और दुनिया भर में 60-70 करोड़ लोगों की भाषा का आदमी जो उस भाषा को जानता है वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। जनसंपर्क के क्षेत्र में इसलिए हिंदी के आदमी की हमेशा जरूरत पड़ती है। दूसरी भाषाओं के भी लोग वहां आ सकते हैं, लेकिन चूंकि हिंदी के लोगों की संख्या ज्यादा है, हिंदी में समझाना ज्यादा जरूरी है, बड़ी संख्या है हिंदी के लोगों की, तो जो व्यक्ति अच्छा हिंदी का जानकार है, उसे जनसंपर्क के क्षेत्र में बहुत संभावना है कि वो जा सकता है। इसके लिए आपको एक डिग्री करनी पड़ती है, जिसका नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। मूलतः वो पत्रकारिता की डिग्री है, जिसको कई जगह बीजेएमसी, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस नाम की डिग्री बहुत जगह चलती है। कहीं बीए जेएमसी, बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस तरह से चलती है। आप लोग यदि ये पत्रकारिता की डिग्री ले लें, या फिर किसी अखबार या टीवी चैनल या रेडियो के साथ आपने काम किया है, एक्सपीरियंस है, तो आप जनसंपर्क अधिकारी बनने के योग्य हैं। और जनसंपर्क अधिकारी बन करके आप हिंदी माध्यम से ही, आपको कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बात कहने का हुनर आना चाहिए। इतनी आपके पास सक्षम भाषा हो कि कोई बात कंपनी को जनता तक पहुंचानी है, आप उसे ठीक से कह सकें, आप ऐसी रिपोर्ट तैयार कर सकें जो अखबार में, टीवी में, मीडिया में आपकी बनाई हुई रिपोर्ट जाए, उस कंपनी का पक्ष, उस संस्थान का पक्ष ठीक से रखा जा सके। यह कला आपको आनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत संभावना है कि आप इस क्षेत्र में रोजगार हासिल कर सकते हैं। अभी जनसंपर्क के साथ ही मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पेप्सी जैसी बड़ी कंपनी को जो भारत में रोजगार करना है, उसको अपना व्यापार करना है, सॉरी, तो उसे हिंदी के लोगों की जरूरत है, उसे विज्ञापन बनाने हैं। विज्ञापन के क्षेत्र में असीम संभावना है हिंदी के लोगों के लिए। अच्छी हिंदी जानते हैं और थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा सा आपको चुटीलापन आता हो भाषा के अंदर, विज्ञापन लिखने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। कोई भी कंपनी जब अपना नया उत्पाद लेकर के आती है, या अपने पुराने उत्पाद में कोई परिवर्तन करती है, या वैसे भी निरंतर लोगों की स्मृति में बनाए रखना चाहती है, तो उसे विज्ञापन करना पड़ता है। बार 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 विज्ञापन करती है, आपको बार बार विज्ञापन सुनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। कहीं पोस्टर पे आपको दिखता है, कहीं टीवी में दिखता है, कहीं रेडियो में दिखता है, सुनता है। लगातार आप विज्ञापनों से घिरे हुए हैं, हर जगह विज्ञापन है। और आप चूंकि राजस्थान के रहने वाले हैं,
तो आप खुद ही देख लीजिए, जब भी आप टीवी चलाते हैं और चलाते हैं, आपको सबसे ज्यादा किस भाषा में विज्ञापन दिखाई देते हैं? याद करके देखें। एडवर्टाइज, विज्ञापन माने एडवर्टाइज, जिसको आप कहते हैं एड कह देते हैं कई बार संक्षेप में आप लोग। जितने ऐड आते हैं, जितने विज्ञापन आते हैं, आप याद कीजिए सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में आते हैं? सबसे ज्यादा हिंदी में विज्ञापन आते हैं। तो वो विज्ञापन लिखने के लिए कॉपीराइटर, विज्ञापन लिखने वाला चाहिए। अब आपको ऐसा लिखना आना चाहिए कि उस विज्ञापन से वह प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कब क्या रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। ये विज्ञापन कब से चल रहा है? मैं जब छोटा था तब मैंने सुना, आज तक वो विज्ञापन चल रहा है। तो जिसने ये विज्ञापन बनाया, एक एक विज्ञापन, एक कंपनी आई, मेरे देखने देखने में मैंने देखा, फेविकोल नाम की एक कंपनी आई, और फेविकोल का जो विज्ञापन, ऐसे अद्भुत विज्ञापन उसके बने, ऐसे अद्भुत विज्ञापन बने कि अब तो ये मुहावरा लोक में प्रचलित हो गया, ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। आपको ये कहना आना चाहिए। जैसे ही आप ये बात कहेंगे, वो लोगों को हिट करना चाहिए। आपका बनाया वो क्या जो है ना, क्या कौन सा बुझाए, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी ऑल बकवास, ये कहना आना चाहिए। जैसे ही आप ये कहते हैं और प्रोडक्ट बिकना शुरू होता है, तो कंपनियां आपके पीछे दौड़ेगी। ऐसे कॉपीराइटर को, ऐसा कॉपीराइटर चाहिए जो जो ऐसा विज्ञापन लिख के दे सकता है। आप असीम संभावना, इस समय देश भर में मोटा मोटा एक अनुमान है कि 850 से ज्यादा एडवर्टाइज कंपनियां हैं। उनको योग्य लोग चाहिए, उनको दक्ष लोग चाहिए, जो एक नया विज्ञापन बना करके, एक शानदार विज्ञापन बना करके उनका प्रोडक्ट बिकवाने में मदद कर दे। बस आपको ये हुनर आना चाहिए, ये चुटीलापन आना चाहिए। भाषा के साथ थोड़ा खिलवाड़ करके कुछ चीज आपको बनाना आना चाहिए। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि अब इसके बाद क्या, और उसके बाद तुरंत विज्ञापन। ये जो विज्ञापन, ये विज्ञापन जो है, दो तरीके से आप किसी एडवर्टाइज कंपनी से जुड़ सकते हैं, और यदि आप बहुत काबिल हैं तो आपको कंपनी से जुड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप फ्रीलांसर हो सकते हैं, फ्रीलांस कीजिए, कंपनी से मत जुड़िए, कंपनी खुद आपके पास आएगी। आप उनको कॉपी तैयार करके दीजिए, अपना रेट बताइए, आप कहिए मैं इतना रुपया लूंगा, और यदि आपके पास हुनर है तो कंपनियां मुंह मांगा पैसा देती है। और इसके लिए अंग्रेजी आने की जरूरत नहीं है। नहीं आती हो कोई बात नहीं, आप तो हिंदी में लिखिए ना, सबसे बड़ा मार्केट हिंदी का है। अभी पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा ना कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, मैं फिर से बात करूंगा। तो ऐसे ही बात नहीं करेगा, उसको पता है कि भारत का जो मार्केट है, उसके बगैर हमारी कंपनियां एक दिन भी चल नहीं सकती। और भारत का मार्केट जब मैं कहता हूं, 50% से भी ज्यादा हिंदी का मार्केट है वो। इसलिए यदि आपको आप विज्ञापन देखते हैं जरा, आज के बाद आप जब विज्ञापन देखें तो सोचिए, क्या आप इस तरह से कोई इससे भी बेहतर क्रिएशन कर सकते हैं? किसी कंपनी का विज्ञापन देखते हैं, आप मन में सोचिए, क्या आप इससे भी बेस्ट कोई लाइन दे सकते हैं? यदि दे सकते हैं तो आपके लिए वो इलाका खुला है। आप जाइए, और इसके लिए करना क्या है? अब तो इतना बढ़िया हो गया, ये जो फोन है इसका दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग करेंगे तो बड़ा काम का है। आप अपने छोटे छोटे विज्ञापन पंच लाइन बनाइए और बना करके यूट्यूब पे डालिए, लोग खुद आ जाएंगे आपके पास। बहुत आसान है। पहले तो मुश्किल होता था, पहले तो कंपनियों के चक्कर काटने पड़ते थे, कॉपी दिखानी पड़ती थी। अब वो बात चली गई। आप बनाइए, आपके फॉलोअर होंगे, आपका चर्चा हो जाएगा, और कंपनी खुद आकर के आपसे संपर्क करती है। और विज्ञापन की दुनिया में आप ये समझिए सबसे ज्यादा संभावना है, बहुत पैसा मिलता है। बस आपको हुनर आना चाहिए। ये दो बातें हुई। तीसरा, सिनेमा। अब तो ओटीटी का दौर आ गया, तो सिनेमा में सिनेमा हॉल, और वो जो जिनका दादागिरी थी वो भी खत्म हो गई। यदि आपको अच्छी स्टोरी आती है, फिर वही बात है, इसमें हुनर चाहिए। आप फिल्में देखते हैं, सब लोग देखते हैं, कभी आपके दिमाग में आता हो कि मेरे पास एक जबरदस्त स्टोरी है? यदि आपके पास ऐसी स्टोरी है,
तो आपकी डिमांड इस समय सबसे ज्यादा है आपके पास, लेकिन स्टोरी होनी चाहिए कि इस स्टोरी को देख करके बस लोग टूट पड़ेंगे इस फिल्म को देखने के लिए। इस स्टोरी है क्या आपके पास? हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखी हुई स्टोरी। आप तो स्टोरी अगर दे ऐसा आपको आना चाहिए, जैसे आपने पिछले दिनों में कोई फिल्म देखी हो, बाहुबली ने जैसे बाहुबली नाम की एक फिल्म आई थी, काल्पनिक फिल्म है, कोई सच्ची स्टोरी थोड़ी थी। दुनिया भर में पैसा कमाया उसने, दुनिया भर। अच्छी स्टोरी यदि आपको आती है, आपको लिखना आता है, आपको कहानी की पकड़ है, लोगों के कौन सी स्टोरी लोगों को जाकर के टच करेगी, यदि आपको ये समझ में आ गया, तो अब तो ओटीटी का जमाना है, ओटीटी चैनल्स हैं, वो अपने ईमेल आईडी वगैरह सब उसमें दिए रहते हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए, अच्छी स्टोरी लिखिए, संपर्क कीजिए। हमारे इलाके के जयपुर के एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, सुभाष जी भी जानते होंगे, जो यही जयपुर में अखबार में काम करते थे, एक राजस्थान पत्रिका से जुड़े हुए थे। हमारे मित्र राम कुमार सिंह अखबार में काम करते थे। स्टोरी स्टोरी का आइडिया आया, स्टोरी लिखी, और मुंबई में आज इस समय वो बड़ी-बड़ी फिल्में लिख रहे हैं। यहीं से अखबार की नौकरी करते थे। हमारे जयपुर की बात कह रहा हूँ मैं। हम सबके तो बहुत निजी वो परिचित थे। तो हमारे देखते-देखते वो बड़े स्टोरी राइटर हो गए। और कोई ऐसा नहीं कि कोई वो इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट में पढ़े होंगे, कुछ भी नहीं, गाँव में पढ़े, चूरू के पास के रहने वाले हैं, वहीं गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ के आए थे। आपने कुछ नाम सुना होगा, जेड प्लस फिल्म थी, वो उन्हीं की स्टोरी पे थी। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, सरकार 3, वो उन्हीं की लिखी हुई थी। अभी नई फिल्म आ रही है, जोली एलएलबी 3, वो उनकी लिखी हुई है। स्टोरी लिखना आना चाहिए। आपको अगर स्टोरी आती है, हिंदी में लिखिए, लेकिन आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। और सिनेमा के अंदर स्टोरी के साथ-साथ बहुत सारे और दूसरे अवसर हैं। आप अगर अच्छा गीत लिख सकते हो, आप बढ़िया गीत लिखिए, अच्छे लिरिक होने चाहिए। आपको लगता है कि मैं एक छोटा-सा 5 मिनट में गाया जा सकता हो, ऐसा गीत लिख सकते हो, तो गीत लिरिसिस्ट की बहुत ज़रूरत है, गीत लिखने वालों की बहुत ज़रूरत है। अब तो हालत ये हो गई है कि गीत लिखने वाले लोग नहीं है, इसलिए बेचारे वो पुराने गीतों को उठा-उठा के रिमिक्स कर के उसी में कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग नहीं है। आपको हैरानी होगी, मैं सच कह रहा हूँ, गीत लिखने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। उनके पास गीत ही नहीं है, क्रिएटिविटी खत्म हो गई, लोगों के पास है ही नहीं। तो कोई युवा अगर अच्छे गीत लिख सकता है, उस ज़माने में बड़े-बड़े लोगों ने गीत लिखे जो बहुत अच्छे रचनाकार हुआ करते थे। साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, आपके अपने जयपुर के हज़रत जयपुरी, ये कोई छोटे नाम नहीं है, ये तो खुद बड़े रचनाकार थे। लेकिन उन जैसी क्रिएटिविटी अब है नहीं। अब तो गीत लिखने वाले लोगों की बहुत कमी है। यदि आप अच्छे गीत लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए। हिंदी में लिखे हुए गीतों की बहुत डिमांड है, बशर्ते आपको लिखने का हुनर आना चाहिए। आप सीखने की कोशिश करें तो सीख जाएँगे। और सीखने के लिए बहुत सारे कोर्सेज भी चलते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो किसी बाकायदा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के, प्रवेश लेकर के, जैसे फ़िल्मों के लिए बहुत सारा काम एफटीटीआई पुणे, एक संस्थान है पुणे में, एफटीटीआई कहते हैं, उसका फुल फ़िल्म एंड क्या पूरा नाम है उसका। आप देखेंगे एफटीटीआई पुणे तो मिल जाएगा, आप वहाँ सीख सकते हैं, वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में विभाग चलते हैं। इसी तरह हिंदी में डब करने वाले, डब का मतलब आपको अनुवाद आना चाहिए। साउथ की फ़िल्में इन दिनों बहुत पूरे भारत में नहीं, दुनिया भर में चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो तो बनाने वाला तो एक ही फ़िल्म उस भाषा में बना रहा है, वो तो मान लो तेलुगु में बना रहा है। फ़िल्म मूलतः तेलुगु में बनी। अब उसको तो अलग-अलग भाषा में डब करने वाले लोग चाहिए, डबिंग। तो ये जो डबिंग के लिए जो कॉपी लिखी जाती है, उसको कहते हैं अनुवाद। असली उसका मूल है अनुवाद, अनुवाद से है। आपको एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना आना चाहिए। तो जब आप साउथ की फ़िल्में हिंदी में देखते हैं, तो आप मत सोचिए कि वो हिंदी में बनी है। उसको फ़िल्म बनने के बाद किसी आदमी ने डब किया है, उसको अनुवाद किया है, और वो अनुवाद चल रहा है, और दुनिया भर की भाषा में वो अनुवाद हो करके जा रही है, और बहुत पैसा कमा रही है। तो ऐसे डबिंग करने वाले लोगों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिनेमा में। कॉपीराइट जिसको उसको बोलते हैं, कॉपी लिखने वाले, स्क्रिप्ट राइटिंग, सॉरी। आप स्क्रिप्ट और स्टोरी में अंतर है।
आपने एक कहानी लिखी, वो 5 पेज की कहानी है, तो ये तो हो गया स्टोरी राइटर। उसने कहा कि साहब ये 5 पेज की कहानी है, इसके ऊपर फ़िल्म बना सकते हैं। अब लेकिन फ़िल्म बनाने के लिए तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो एक दूसरा आदमी होगा, वो उस स्टोरी के आधार पे स्क्रिप्ट लिखेगा। स्क्रिप्ट में नाटक की तरह लिखी जाती है कि इधर से पात्र आया, वो क्या बोलेगा, वो हँस के बोलेगा या आँसू आँखों में आँसू ला करके बोलेगा, फिर दृश्य कैसे बनेगा। तो स्क्रिप्ट, ऐसे स्क्रिप्ट लिखने वाले लोगों की भी बहुत ज़रूरत है। स्टोरी राइटिंग अलग है, स्क्रिप्ट राइटिंग अलग है। और स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो सबसे ज़रूरी आदमी चाहिए, वो चाहिए डायलॉग लिखने वाला। आपको डायलॉग लिखने आते हों। कई बार आपके दिमाग में आता है कि इससे बढ़िया डायलॉग तो मैं ही लिख सकता था। कितने आदमी थे? सरदार 2, आपको लगता है कि ये डायलॉग चल गया। आपने फ़िल्म शोले का ये बार-बार सुना होगा। गब्बर सिंह पूछता है, कितने आदमी थे? और तुरंत जवाब आता है, सरदार 2। और तुम कितने थे? 3। फिर भी वापस आ गए। अब ये डायलॉग है। यदि आप इस तरह के डायलॉग, आपको लगता अच्छा डायलॉग ऐसे बनना चाहिए कि लोग कनेक्ट हों, उस डायलॉग को लोग याद रखें। ऐसा डायलॉग आपको जो जुबान पे चढ़े, जो लोगों को चमत्कृत करे। ऐसे डायलॉग लिखना यदि आपको आता हो, तो आपकी बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए बस वही है कि आपको एक फ़ील्ड चुनना पड़ेगा, उसमें बेस्ट से बेस्ट जो चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेगी, हुनर डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, आप कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ही गाँव से निकले हुए बच्चों ने बड़ा नाम कमाया है, छोटी-छोटी जगहों से निकल कर के, आप तो फिर भी राजधानी में हैं। तो इस तरह संवाद, जिसको डायलॉग को हिंदी में कहते हैं संवाद लेखन। कौन कैसे बोलेगा, किस तरह से बोलेगा, उसमें चुटीलापन होना चाहिए, कथा आगे भी बढ़नी चाहिए। ऐसे डायलॉग लेखकों की बहुत ज़रूरत है। आपको आना चाहिए कि मैं इसको कैसे बनाऊँगा, और लोग फिर ऑडियंस को याद रहना चाहिए फिर वो डायलॉग। आपका लिखा हुआ डायलॉग याद रहे। क्या है उसका वो डायलॉग बड़ा है ना, चिनाई सेठ, जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। कब का डायलॉग है, आज तक उसको बार-बार दोहराया जाता है। आपको ऐसी ये काबिलियत आनी चाहिए कि वो डायलॉग बार-बार दोहराया जा सके। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और ये हिंदी में लिखने की, आप हिंदी में लिखिए। सामने वाले को यदि अंग्रेज़ी समझ में आएगी, तो कोई बात नहीं, वो स्क्रिप्ट बदल के रोमन में लिख लेगा, वो उसका काम है, वो रोमन में लिख देगा। लेकिन भाषा आपको तो हिंदी में लिखना आता है, तो आप तो हिंदी में लिखिए, बहुत ज़रूरत है, सिनेमा के क्षेत्र में। खैर, मैंने मीडिया की थोड़ी-सी बातचीत की थी, कुछ और बात कर सकते हैं? हाँ, बस 5-10 मिनट और। मीडिया के क्षेत्र में, मीडिया इन दिनों, मीडिया को लेकर के बड़े सवाल हैं। बहुत सारे लोग मीडिया के लोगों को गालियाँ-वालियाँ देते भी पाए जाते हैं, ये सब करते पाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो अच्छे पत्रकार हैं, जो अच्छा कमाल कर सकते हैं भाषा के मार्फत, अपने कहन के मार्फत, ऐसे लोगों की अभी भी बहुत इज़्ज़त है। साथियों, इन दिनों ये इलाका सबके लिए खुला हो गया है, ओपन हो गया है। पहले एक ज़माना था कि आप किसी अखबार के साथ जुड़ेंगे, अखबार वाला आपको रखे, ना रखे, आप किसी टीवी चैनल के साथ जुड़े, चैनल वाला आपको पसंद नहीं करता, या कहीं से सिफ़ारिश आ गई, आपको नहीं रखते, आप नहीं रह पाए, ऐसा दिक्कत आती थी। अब जब से ये मोबाइल का आविष्कार हुआ है, जब से यूट्यूब आया है, अब कोई भी आदमी जिसके पास भी क्षमता है, उसको अच्छी भाषा आती है, वो थोड़ा रिसर्च कर सकता है, वो अपना यूट्यूब के ऊपर मीडिया का चैनल चला सकता है। और इस समय बहुत बड़े-बड़े पत्रकार, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट छोड़ करके फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अपना, और लोग इंतज़ार करते हैं कि उनका नया वीडियो जैसे ही आएगा, देखते हैं। करोड़ों में उनके व्यूज़ हैं। और अच्छा लगेगा आपको ये जान करके कि भारत में जितने चैनल चल रहे हैं, मीडिया के जितने टीवी के ऊपर जो न्यूज़ के चैनल चल रहे हैं, उनमें से लगभग 2 तिहाई 75% हिंदी के हैं। जितने न्यूज़ है 75% के लगभग हिंदी के चैनल हैं। इतने ज़्यादा हिंदी के चैनल हैं, तो वहाँ तो अपार संभावना है। अखबार में अखबार में भी बहुत तरह के काम होते हैं। एक फील्ड में जाकर के रिपोर्ट लेके आता है, फिर उसकी कॉपी बनाने वाला होता है,
कॉपी के बाद फिर टाइप करने वाला है, उसके बाद एक सबसे जरूरी काम है प्रूफ रीडिंग का। यदि आपको अच्छी व्याकरण और भाषा आती है, अखबार में आप देखते हैं ना कि गलतियां नहीं होनी उनकी, रात भर में उसको सब कुछ करना है, 12 बजे के बाद छपना शुरू होता है, सुबह 5 बजे तक छप करके बाहर निकलेगा, इतने सारे पेज हैं। अच्छे प्रूफ रीडर की बहुत जरूरत है, उसमें गलती नहीं आनी चाहिए। आप पढ़ते जाएं, तुरंत गलती के ऊपर गोला करते जाएं और बताते जाएं ये मात्रा गलत लगी है, ये मात्रा गलत लगी है, वाक्य ठीक नहीं है, ये नहीं है। ऐसे प्रूफ रीडर बड़े बड़े पैकेज के ऊपर बड़े मीडिया हाउस रखते हैं। अखबार में जब एक भी गलती आती है, लोग एडिटर को पत्र लिख देते हैं कि ये क्या कर रहे हो, आपके अखबार में गलती है, ये शब्द ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, ये तो ऐसे लिखा जाता है। प्रूफ रीडर की बहुत जरूरत है, कॉपी लिखने वाले की बहुत जरूरत है। अखबार की दुनिया में कह रहा हूं, संपादक उप संपादक सब सब भाषा के बगैर नहीं चलता। और टीवी में तो आप जानते ही हैं, वहां भी कॉपी लिखना है, उसके साथ साथ आपको कहना भी आता है। अगर अच्छा बोलना आता है तो टीवी और रेडियो, एफएम, अब तो एफएम चलता है, आप रेडियो जॉकी हो सकते हैं। और बड़े वो तो सेलिब्रिटी हो जाते हैं रेडियो जॉकी तो, बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे एफएम सुनते हैं तो सेलिब्रिटी हो जाते हैं। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, गाने सुनाने हैं, बीच बीच में आपको बोलना है। ये बोलना, ये भाषा आपको आनी, ये ह्यूमर आपको आना चाहिए। यदि आपको आता है, रेडियो, अखबार, टीवी और इसके अलावा ऑनलाइन वेब, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट है न्यूज की, आप उसके ऊपर पोस्ट करते रहिए, अपनी वेबसाइट बना लीजिए, आप अपना चैनल बना लीजिए हिंदी माध्यम से। हिंदी ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी लोगों ने चैनल बनाए हैं, बहुत चल रहे हैं। शेखावाटी की बोली में लोग बनाते हैं और ऐसे सुनने वाले बहुत हैं। मारवाड़ी में, मेवाड़ी में चैनल बने हुए हैं और लोग उनके उनके व्यूअर्स इतने ज्यादा हैं कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। बशर्ते आपको न्यूज की समझ हो, कंटेंट की समझ हो, भाषा आपके पास अच्छी हो, कहन आता, आपको कहन आता हो, कहना आता, न्यूज कहते कैसे हैं, लोगों को कनेक्ट कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। तो ये इलाका आप लोगों के लिए खुला हुआ है। और सरकारी में एक और बड़ी चीज है कंटेंट राइटिंग। अलग अलग लोगों को कंटेंट चाहिए। जैसे आपने, बस अब खत्म करूंगा, आप लोग बोर ना हो जाएं, मुझे ये लगता है फिर आप कहेंगे ना हिंदी में करियर नहीं बनाएंगे, हिंदी वाले ऐसे करते हैं, पकाते बहुत हैं, ऐसा मत सोचिएगा। कंटेंट राइटिंग, जो बड़े बड़े लीडर, जो राजनेता है ना, वो भाषण देते हैं, वो खुद थोड़ी लिखते हैं। जिनके भाषण आप सुनते हैं और सुन करके लगता है कि क्या बढ़िया भाषण बोला है, कंटेंट राइटर तो कोई हिंदी का आदमी बैठा हुआ है, वो लिख करके देता है। उनकी लिखी हुई कॉपी को पढ़ करके याद करके बोलते हैं, कई तो देख करके ही बोलते हैं। ये जो कंटेंट राइटर है, असली कलाकार तो वो है। राजनीतिक दलों के लिए कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए आजकल तो वो बन गई, उसके सेल का क्या कुछ, सोशल मीडिया सेल ही शायद, आईटी सेल, सॉरी आईटी सेल, एक आईटी सेल बने हुए हैं राजनीतिक दलों के। उसमें सबसे ज्यादा काम तो युवा लोग कर रहे हैं, वो कंटेंट लिख रहे हैं। अब आपको बुरा लग सकता है, किसी को कह सकते हैं वो ट्रोलिंग का काम, अब ट्रोलर भी है तो ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, उनको तो लिखने का पैसा मिल रहा है। आप, अब वो, आप जिस दल के साथ जुड़े हैं, वो जैसा कर रहा है वो आपको करना है, ये तो आपको करना पड़ेगा। आपका मन नहीं माने तो आप उसके साथ मत जुड़िए, जिसके साथ मन माने उसके साथ जुड़िए, लेकिन बहुत पैसा है। कितना पैसा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स लगे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि सामान्य शुरुआत करने वाले को महीने के 70-75 हजार रुपए से शुरुआत है। मेरे एक दो विद्यार्थी काम कर रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के आईटी सेल में, इसलिए मैं ये दावे से आपको कह रहा हूं, शुरुआती दौर में, कि अभी कोई नई घटना हुई, इस नई घटना पे तुरंत कंटेंट चलाना है, तो कंटेंट कौन बनाएगा? यही जो भाषा के जानकार हैं, जो थोड़ा रिसर्च कर सकता है, रिसर्च करके एक कंटेंट बनाइए, वो कंटेंट राजनीतिक दल के पोर्टल पे चलेगा, उसके बाद सब लोग फटाफट फटाफट आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप के जरिए, उसके जरिए, विज्ञापन के जरिए, सब जगह मिल जाएगा। ऐसे कंटेंट लिखने वाले, नेताओं के लिए भाषण लिखने वाले, इसी तरह कंपनियों के लिए भी, कंपनियों का भी पीआर एजेंसी होती है, कंपनियों का भी, उनको भी कंटेंट लिखने वाले लोग चाहिए। ऐसे लोगों को घोस्ट राइटर भी कहते हैं। घोस्ट राइटर, भूत, भूत के लिए कहते हैं ना, दिखाई नहीं देता। अब मैं तो कहता हूं होता ही नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक शब्द है भाषा में, अदृश्य रह के जो काम करता है, बोल बोल मैं रहा हूं,
मेरे लिए लिखा किसी और ने है। तो जिसने लिखा है वो घोस्ट राइटर है, लेकिन आपको लगता है फिर उसका तो कुछ नाम नहीं, नाम उसका नहीं हुआ, लेकिन उसको पैसा मिला। मैं तो रोजगार की बात कह रहा हूं। तो रोजगार में भरपूर संभावना है अगर आपको कंटेंट लिखना आता है तो, चाहे वो कंपनी के लिए लिखें, चाहे नेता के लिए लिखें, चाहे आप राजनीतिक दल के लिए लिखें, कंटेंट राइटर्स की बहुत जरूरत है आपको हिंदी में। और फिर मैं बार बार ये हिंदी इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी की ऑडियंस सबसे ज्यादा है भारत में। हिंदी बोलने समझने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो जाहिर तौर पर डिमांड भी उसकी सबसे ज्यादा है। इसलिए हिंदी में कंटेंट राइटर। इसके अलावा जो लोग कुछ क्रिएटिव करते हैं, आप मंच पे कविताएं पढ़ सकते हैं, आपको कविताएं लिखनी आती है। और आजकल तो स्टैंड अप कॉमेडी का दौर है, हिंदी माध्यम से लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। हमारे जयपुर में एक बहुत अच्छे रिनाउंड व्यक्ति है, नाम संपत सरल, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो यूट्यूब पे जाके सुन लीजिए। संपत जी हमारी यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हिंदी आती है उनको, अंग्रेजी नहीं आती है। एक एक कार्यक्रम के लाखों रुपए लेते हैं। और और वो कोई अश्लील कॉमेडी भी नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं कि खराब कॉमेडी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट देकर के भी आदमी पैसा कमा रहा है। ये आप आधे घंटे का आपका एक कंटेंट आपने दिया, 2.5-3 लाख रुपए। और आपने कुमार विश्वास का नाम सुना होगा, वो तो 20-20 लाख रुपए लेते हैं। मैं जितनी देर बोला हूं इतनी देर में तो 20 लाख मांग लेते, इससे कम में नहीं आते। हिंदी का आदमी, हिंदी के अध्यापक रहे हैं कुमार विश्वास, हिंदी के कॉलेज में लेक्चरर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। वो छोड़ दिया, उन नौकरी वोकरी छोड़ दी, हिंदी से कमा रहे हैं। तो साथियों बहुत सारे संभावनाएं हैं। बस लास्ट में ये तो रोज आपको करना क्या है, बस आपको अपने अंदर हुनर पैदा करना है। क्या क्या, संक्षेप में केवल नाम लूंगा। कंप्यूटर में दक्ष हो जाइए, क्योंकि अब जब तकनीक का जमाना है तो हिंदी सीखिए, कंप्यूटर भी सीखिए। उसको, कंटेंट को आपको भेजना है आगे, आपको लोगों तक पहुंचाना है, तो कंप्यूटर में आपको दक्षता आनी चाहिए, थोड़ी एडिटिंग आनी चाहिए। आप वीडियो बनाना जानते हो, एडिट करना जानते हो, ये सब करना जानते हो, ये आना चाहिए। हिंदी के अलावा काम चलाऊ आप 1-2 भाषा का और ज्ञान होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी सीख लीजिए थोड़ी बहुत, काम चलाऊ सीख लीजिए, बहुत जरूरत नहीं है। अच्छी सीख लेंगे तो कहना ही क्या, अच्छी सीख लेंगे तो आपके लिए एक रास्ता और खुल जाएगा। जिसको हिंदी, अंग्रेजी या कोई इस तरह की 5-7 भाषाएं आती है, तो वो तो फिर दुभाषीय का काम कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर जब विदेश जाते हैं तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है, वो साथ में जाते हैं। जब 2 अलग-अलग 5 नेता मिलके बात करते हैं, एक रूस का नेता बोल रहा है, अमेरिका का बोल रहा है, एक स्पेनिश कोई बोल रहा है, एक चाइनीज बोल रहा है, तो सबकी भाषा, उनकी बातों को आपस में समझाने वाला एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको ये 4-5 भाषा आती हो। प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेस अटैची के रूप में साथ में जाता है, सीएम के साथ में जाता है, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन आपको कम से कम 2 भाषाएं अगर आती हों तो ये ठीक है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि आप कहने आ रहे हैं, यदि आप खुद बोल रहे हैं, शुद्ध उच्चारण का आपको ज्ञान हो, अच्छा लिखना आना चाहिए, अशुद्ध वर्तनी ना हो, वाक्य बनाने आने चाहिए, ये सीखना है। लोकोक्ति मुहावरे थोड़े बहुत आने चाहिए। लोकोक्ति मुहावरा अगर आपको नहीं आता है, ज्यादातर बच्चे आजकल नहीं जानते हैं, उसके बगैर फिर भाषा में मजा नहीं आएगा। थोड़ी लोकोक्ति मुहावरे आने चाहिए, उनको सीखना है। और समय के साथ जो समय बदलता है ना, तो थोड़ा चुटीलापन भी बदलता है। आप देखें कि आजकल किस तरह की बात कहने से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुछ उस तरह की चीजें भी सीखिए, अपनी कॉपी में, अपने कंटेंट में उसको शामिल कीजिए, बात बन जाएगी। तो अकूत संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं। आपको हुनर पैदा करना है, भाषा सीखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हिंदी, जो जिसको लगता है मुझे हिंदी के अलावा दूसरी भाषा नहीं आती, मुझे तो अंग्रेजी में हाथ तंग है, मैं क्या करूंगा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत लोगों ने किया है। इसलिए आज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बात हो गई, इसको पचाने के लिए अब थोड़ा वक्त चाहिए। मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने सुना धैर्य से, और फिर मैंने कहा, सुनना सबसे बड़ा कौशल है। यदि आप सुनना सीख गए तो फिर ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी चीज को सीखना मुश्किल नहीं है।
और इन दिनों सबसे ज्यादा मुश्किल काम सुनना ही है, कोई सुनना नहीं चाहता। तो आप ये कौशल पैदा कीजिए, कौशल है ये, भाषा के अंदर इसको कौशल कहा गया, ये स्किल है। सुनना एक स्किल है। यदि आप सुन सकते हैं तो आप स्किल्ड व्यक्ति हैं, ये मानिए कि आपको ये हुनर आता है। तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने गौर से सुना, ध्यान से सुना, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं फिर से निदेशक महोदय का, निर्देशक महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगदीश गिरी जी का। आपने अपने इस व्याख्यान की यात्रा को संविधान से शुरू किया, और संविधान संविधान से ये यात्रा निकली, और आप सुनने से लेकर और कहाँ डायलॉग, सिनेमा, पटकथा लेखन, नाटक, और उसके अलावा अनुवाद, जन जनसंपर्क अधिकारी, आप स्वयं भी जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं, मुझे ध्यान आया है, तो स्वयं भी रह चुके हैं। और उसके अलावा आपने फिल्मों के लिए डबिंग, फ्रीलांसर, और एक उदाहरण दिया है राम कुमार सिंह का। और राम कुमार सिंह यही पत्रिका में काम करते थे और हिंदी विभाग के विद्यार्थी रहे हैं, और अब फिलहाल मुंबई में हैं, और उनकी तीसरी ये फिल्म आई है, और स्वयं कहानीकार भी हैं। उनकी कहानी पर भी एक फिल्म बनी है राजस्थानी में, भोवन, जहां तक मुझे ध्यान है। तो इतने सारे उदाहरण आपने दिए हैं, और बाजार के इस युग के ऊपर आपने पूरी तरह से फोकस डाला है, और उसमें विज्ञापन में असीम संभावनाओं को आपने यहाँ रेखांकित किया है। लगभग 800 कंपनियों का उदाहरण देकर हमारे विद्यार्थियों को इस ओर आपने प्रेरित किया है कि इस ओर भी हम जा सकते हैं। रास्ते बहुत खुले हैं, चुनना आपको है। तो ये जो व्याख्यान है, ये भाषा और भाषा में रोजगार के जो अवसर हैं, केवल हम साहित्य यहाँ पढ़ते रहे हैं, लेकिन रोजगार की एक अलग हिंदी है, और कार्यालय की भी एक अलग हिंदी है। तो मुझे लगता है कि आज आपके इस व्याख्यान से जो नई खिड़कियां हमारे विद्यार्थियों के लिए खुली हैं, और उसमें ज्ञान का बहुत सारा प्रकाश आप लोगों तक पहुंचा है। उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित हुए होंगे। और एक जो महत्वपूर्ण सबसे अंत में जो बात आपने बताई है कि सुनना अपने आप में एक कौशल है, तो मैं आपको, आप जो प्राकशास्त्री में जो विद्यार्थी आए हैं, उनमें खास तौर से ये स्किल अपने आप में डेवलप करना है। वैसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी परिसर इस कौशल में पिछले 5 वर्षों में तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पारंगत हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सुना है सर, और हमारे विद्यार्थी भी बहुत सुन रहे हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी आए हैं, उनको अभी इस कौशल को अपने आप में विकसित करना है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस व्याख्यान से हमारे विद्यार्थी बहुत उत्साहित हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं। एक बार क्यों ना पाएंगे करना है। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे परिसर के निदेशक जी, अ, आचार्य भाई एस रमेश जी को, कि वे हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानां वक्त्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यु तं नमामि गजाननं। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत विशिष्ट व्याख्यान हेतु हमारे प्रार्थना को स्वीकार करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर जगदीश गिरी जी यहाँ उपस्थित होकर बहुत सरलता से, बहुत अच्छी ढंग से हमारे छात्रों को संस्कृत अध्ययन में अविरत हमारे संस्कृत छात्रों को रोजगार में हिंदी का योगदान इस शीर्षक को लेकर बहुत खूबी से अपना वक्तव्य यहाँ रखा है। किसी भी रोजगार के लिए
हिंदी ही योगदान नहीं, हर भाषा का भी अपना अपना योगदान है। जिस क्षेत्र में रोजगार हमें पाना है, उस क्षेत्र की जो भाषा है, उस भाषा को हमें भली प्रकार से सीखना है, उसमें हमारा कुशलता को विकसित करना। इन्होंने रोजगार के क्रम में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या द्वार है, ऐसे अनेक द्वारों को उपस्थापित किया है, प्रस्तुत किया है। किसी भी द्वार में जाने के लिए हमें कुशलता चाहिए। किसी भी एक द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें एंट्रेंस के लिए, प्रवेश के लिए प्रवेश अर्हता चाहिए। वो अर्हता ही भाषा है। भाषा को सीखने मात्र से नहीं होगा, फिर उस भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति करने की कुशलता, वो चाहे मौखिक अभिव्यक्ति हो या लिखित रूप में अभिव्यक्ति हो। इसलिए अंततो गत्वा इस व्याख्यान का मुख्य उपदेश संदेश ये है, जो भी भाषा हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उस भाषा में कुशलता अर्जित कर, कुशलता को विकसित कर, अनेक उत्तम भाषणकर्ताओं का भाषण सुनना है, उत्तम लेखों को पढ़ना है, उत्तम कविताओं को परखना है। उसके बाद स्वयं कृषि के साथ कविता लेखन, गीत लेखन, संवाद लेखन, पटकथा लेखन, चित्र का समीक्षा लेखन, संपादन करने की तरीका, संपादन लेखन, ऐसे लेखन क्षेत्र में ही हमारे भाषा का परिपूर्ण योगदान हो सकता है। आप विशेष करके संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय, लेकिन संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं और हिंदी भी पढ़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं तीनों भाषाओं में आपकी गति होनी चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए। इस तीन भाषाओं में रुचि होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं आप चाहते हैं, लेकिन आपको भी वो चाहत होनी चाहिए। फिर भी एक भाषा में व्यक्ति सीमित हो जाता, कोई अनेक व्यक्ति नहीं होते हैं, कोई उदाहरण के रूप में ही होते हैं। तीनों भाषाओं में समकक्ष में, समतुल्य में योगदान देने में सक्षम होते हैं, लेकिन अनेक व्यक्ति एक भाषा में कम से कम अपना अधिकार, प्रभुत्व को रखता है। इसलिए आप सभी अभी नौजवान है, अभी अभी पहली पीढ़ी में है। आगे चल के रोजगार पाने के संदर्भ में अभी मुख्य वक्ता ने जिन जिन तरीकों को बताया, द्वार दिखाया, उन द्वारों में किसी द्वार पर जाने के लिए आप ऐसे कदम उठाएंगे, भाषा को पहले मजबूत करें। भाषा को अधिकार, प्रभुता होने पर हम कुछ भी काम करने में हिचकिचा नहीं करेंगे, पीछा नहीं हटेंगे। इसलिए आज का इस हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत इस विशिष्ट व्याख्यान को सुनने के बाद हमें बहुत हमारे छात्रों का लाभ हुआ। किसी न किसी छात्र के अंतर्गत मन में भाषा के प्रति एक अनुराग, भाषा के प्रति एक समर्पित भाव उत्पन्न होगा। इससे वो उस भाषा में आगे बढ़ने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। वो कोशिश एक भी करो या दो करे, व्याख्यान सफल हो जाएगा। इस तरह व्याख्यान को रखने के पीछे यही दृष्टि रहती है। सुनने से, वक्ताओं के द्वारा सुनने से उनके अनुभव और अथवा उनका दृष्टांत अथवा उनका उदाहरण प्रस्तुत करना, इन सभी से भी प्रेरणा का कुछ मिलती है। उस प्रेरणा से हमें आगे बढ़कर हमें सुधारना, हमें दृढ़ करना, हमें बलवान करना। भाषा दृष्टि से, भाषा आने से क्या क्या हो सकता है, उन सब के बारे में आपने सुना है, मैं दोहराऊंगा नहीं। इसलिए आप सबके तरफ से मैं
जगदीश गिरी जी को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आप ये बार-बार हमें परिसर में कभी विशिष्ट व्याख्यान देने के लिए पधारें। आप पधार कर हमें छात्रों को लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे सामने आचार्य वाई एस रमेश सर ऐसे उदाहरण हैं जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है और संस्कृत के प्रति पूरा जीवन उनका समर्पित है। और हिंदी में आपने अभी अभी भाषण सुनाई है सर का। तो मैं सर के लिए, और सर हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है हमारे विद्यार्थियों के लिए, कि एक व्यक्ति 3 भाषाओं को कैसे बोल सकता है, कैसे उसके प्रति समर्पण उनका हो सकता है। तो हमारे निदेशक जी इसके लिए हमारे लिए बहुत ही आदर्श रूप में है कि 3 भाषाएं वो जानते हैं और संस्कृत के प्रति पूरा उनका जीवन समर्पित है। तो जो सर ने जो अपने उद्बोधन में जो मुख्य बात आपको बताई है कि किसी भी भाषा में आपको कौशल अर्जित करना है, उसमें आप अधिकार पूर्वक अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाना है, तभी आप उसमें आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम के अंत में, जो कि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि विशिष्ट व्याख्यान के माध्यम से ही हम विषय को रेखांकित करें, तो इसलिए हमने बहुत ज्यादा इसमें विस्तार इस कार्यक्रम का नहीं रखा है। और अब जो है मैं धन्यवाद के लिए आदरणीय सह निदेशक महोदय अ, आचार्य बोध कुमार झा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए। प्रभात पर आपसे बहुत बड़ी शिकायत है मेरी कि आपने जो आज विशिष्ट वक्ता को बुलाया है और ऐसे वक्ता को बुलाया कि अब हमारे सारे बच्चे जो कल तक संस्कृत में रोजगार के लिए सोच रहे थे और हिंदी में रोजगार के लिए सोच रहे थे, आपके रोजगार परक व्याख्यान को सुनकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। आपने आपने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में ये कहा था कि आपको डर लग रहा था कि आपको कोई सुनेगा कि नहीं। सर मैं बताऊं कि यह संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत के लिए संस्कृत सप्ताह मनाता है, लेकिन हिंदी के लिए हिंदी पखवाड़ा। एक संदेश है हमारे बच्चों के लिए कि जितनी सारी बातें रोजगार के लिए बताई गई है, इसको आप कनेक्ट करो संस्कृत के साथ। 3 चीजों का मैं खाली उल्लेख करूंगा: कॉन्टेक्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी राइटिंग। संस्कृत की चीजों को संस्कृत से लो और उसको हिंदी में परोसो। देखो कि जैसे स्टार्ट यहाँ के कैंपस के स्टार्टअप में चाय पीने वालों की लाइन लगी रहती है ना, वैसे ही आप के स्टोरी और स्क्रिप्ट को देखने पढ़ने वाले की लाइन लग जाए। बहुत अच्छा लगा सर, आप यहाँ पर पधारे, हमारे बच्चों में उत्साहवर्धन किया, एक आशा को जगाया। हम हमारा परिसर, हमारा हिंदी विद्या शाखा, हमारे सारे छात्र, हमारे सारे अध्यापक कर्मचारी आपके प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत समय निकाला और हम लोगों को अपने वक्तव्य से उपकृत किया। हमारे इस सभा के अध्यक्ष जी, आदरणीय निदेशक जी, जैसा कि सुभाष जी ने कहा कि आप किस भाषा के विशेषज्ञ हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके वक्तव्य को सुन करके। और आपने जो कहा कि सुनने की शक्ति जो है वो एक बहुत बड़ी स्किल है, तो हमारे सर में ये कूट कूट करके भरा हुआ है। आप दिन भर बोलते रहिए, हमारे सर को बेचैनी नहीं होती है, व्याकुलता नहीं होती है।
और उसका आनंद लेते हैं और उसका उपयोग कैसे संस्था हित में हो, छात्र हित में हो, अध्यापक हित में हो, इसका चिंतन मनन सदैव चलता रहता है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो हमारे सामने सर बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। उन लोगों ने इतनी देर तक इस मंच को सुना है। हम आप सब तमाम प्राध्यापकों का, तमाम छात्रों का, कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं यहाँ की हिंदी शाखा को, जिन्होंने इतना अच्छा मंच हमारे सामने उपस्थित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम के अंत में मैं तकनीकी सहायक सामूहिक जी से आग्रह करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रगान के लिए आप खड़े होंगे सभी।